मैं आपके लिए एक छलावा के ऊपर कहानी लेकर आया हूँ। तो अब ज्यादा वक्त जाया करते हुए सीधे कहानी को शुरुआत करते हैं। कहा जाता है कि मनुष्य के अलावा इस धरती पर कुछ हैवानियत भरी ताकतें मौजूद है। विज्ञानी इसे भले ही नकारता चला आ रहा हो, लेकिन खुद विज्ञान भी आज तक ऐसी चीजों को समझ नहीं पाया है। कुछ रहस्य आज भी विज्ञान के लिए अनसुलझा है, जैसे कि छलावा है कि आज तक मैं इंसान इसे समझ पाया है और न ही इसे जान पाया है। मेरा एक दोस्त जिसके साथ एक ऐसा ही हादसा हुआ था, वो कभी भी भूत प्रेत ऐसी चीजों को नहीं मानता था और इसलिए वो हर बार कुछ न कुछ अजीब हरकतें करता था। लेकिन वो तब तक इस बात को समझ नहीं पाया था कि ऐसी प्राकृतिक चीजों से छेड़छाड़ करना अच्छी बात नहीं है। उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी यही हरकत एक दिन से किस कदर भारी पड़ने वाली है। शाम का समय था और सूरज डूबने में कुछ वक्त बाकी था। अंधेरे की चादर हल्के हल्के आसमानों में फैलती चली जा रही थी और चांद की परछाई आसमान में नजर आने लगी थी। लेकिन गोबिल के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। आज वो एक और खुराफाती चीज को अंजाम देने के लिए बाड़ी मालेगांव की तरफ जाने वाला था कि उस बाड़ी वाले लोगों के बारे में लोगों में कई तरह की बातें थीं, जिनका मानना था उस गांव में भूत प्रेतों का वास है। इस वजह से जो भी इंसान अंधेरे में वहां जाता है वो उनके छलावे में फंस जाता है। हमारे गांव के लोग तो उस गांव को पूरी तरीके से हॉन्टेड करार दे चुके थे, लेकिन गोविंद को इन सब बातों से कुछ लेना देना ही नहीं था। उसे तो बस ये साबित करना था कि वो सब झूठ है, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ये सब बस एक अंधविश्वास है। और एक शनिवार इसी अंधविश्वास को मिटाने के इरादे से रात को उसने अपनी कार लेकर उस बाड़ी वाले गांव जाने का फैसला किया। गोविंद बचपन से खानदानी परिवार में पला बढ़ा था, तो उसका कभी भी ऐसी चीजों से करीबी संबंध नहीं आया था। इस बार भी वो हमेशा की तरह कुछ दिनों के लिए गांव आया हुआ था। वो जब भी गांव आता था अक्सर वो अंधविश्वास से भरी चीजों से छेड़छाड़ करता था, जैसे कि कंगाल को लात से कुचलना, पीपल के पेड़ से बंधे हुए धागों को खोल देना, इंसान के ऊपर से उतारकर फेंकी हुई चीजों का इस्तेमाल करना, उन्हें तोड़ना मरोड़ना। लेकिन अब तक उसे कोई भी बुरा अनुभव नहीं आया था, तो उसका अपने आप पर विश्वास बढ़ता चला गया था। उस शनिवार की रात 8 बज रहे थे। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ने लगा था, आसपास ठंडी बढ़ती जा रही थी। गोविंद अपनी गाड़ी स्टार्ट की और अपने दोस्त सचिन के साथ उस बाड़ी वाले गांव की तरफ निकल पड़ा। वही गांव जो भूत प्रेत का अड्डा माना जाता था। सचिन उसके सबसे करीबी दोस्तों में से एक था। वो इस बात से अनजान था कि वो इस वक्त सफर करते हुए किस जगह जा रहा है। गोविंद उसे पार्टी का बहाना देकर अपने साथ चलने को राजी कर लिया था। गाँव से निकलते वक्त लोगों की थोड़ी बहुत हलचल दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन जब वो गाँव से बाहर निकल गए और बहुत दूर चले गए, तब धीरे धीरे आसपास का सन्नाटा बढ़ता चला गया। अंधेरा और घना होता चला गया। बातों बातों में सचिन की समझ नहीं आया कि वो किस तरफ जा रहे हैं, लेकिन जब वो गाड़ी से बाहर देखता तो उसे कोई इंसान, कोई जानवर नजर आता था, तब उसे भी डर लगने लगा था। जब तक उसे समझता कि वो उसी गांव की दिशा में जा रहे हैं जहां भूतों की मौजूदगी का वास होता है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तब सचिन ने गोविंद से कहा, ये हम किस रास्ते जा रहे हैं? ये रास्ता हमारे बिल्कुल भी नहीं है। तुम जानते नहीं क्या यहाँ से गुजरने की कोई भी हिम्मत नहीं करता। गोविंद उसकी बात पर बस इतना ही कहा, अबे तू क्यों डर रहा, मैं हूं ना तेरे साथ, तू बस चल। गोविंद की अजीब हरकतों को सचिन अच्छी तरह से जानता था, तो सचिन को तभी समझ जाना चाहिए था कि वो तो बस साबित करना चाहता था कि उस गांव में कुछ भी भूत प्रेत नहीं है। गांव वाले बस अफवाह फैला रहे हैं। जैसे ही उनकी कार उस बाड़ी वाले गांव के रास्ते की ओर मुड़ी, सचिन के रोंगटे खड़े हो गए। बाहर ठंड होने के बावजूद उसके हाथ पांव कांप रहे थे। सचिन ने एक दो बार गोविंद को कहा भी कि भाई तू जिस गांव के रास्ते पे है ना, वो गांव अच्छा नहीं है। देख, तू भले इन सब चीजों को मानता नहीं है, लेकिन मैं मानता हूँ और अब मुझे डर लग रहा है। लेकिन गोविंद को मानो इन सब चीजों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। मुस्कुराते हुए आराम से ड्राइव कर रहा था। वो तुरंत ही उस गांव के अंदर दाखिल होने वाले थे कि सचिन जोर जोर से चीखने लगा और जिद करने लगा कि उसे यहीं उतरना है। आखिरकार सचिन ने गुस्से में कहा, गांव के अंदर जाना है तो जा, लेकिन मुझे यहीं उतार दे, चाहे तो मैं यहाँ से चलकर वापस जाता हूँ, पर प्लीज मेरी बात को समझ यार। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी गोविंद उसकी बात नहीं मान रहा था। उसे तो बस अपनी मौत को गले लगाना था और आखिरकार बहुत तेजी से ड्राइव करते हुए गाँव के अंदर दाखिल हो गया। गाँव एकदम वीरान पड़ा हुआ था। चारों तरफ किसी भी तरह की कोई भी हलचल नहीं थी। वो गाँव ऐसा था जैसे कोई शमशान हो। गोविंद कुछ दूर जाकर अचानक से गाड़ी को एक जगह पर रोक दिया। वो जगह शायद उस गाँव के बीचों बीच थी और एक अजीब सी आवाज को सुनते ही दोनों के कान खड़े हो गए। वो कोई जानवर की आवाज थी, लेकिन उन्हें कार के सामने कोई भी चीज नजर नहीं आ रही थी। कुछ पल बाद उन्हें एक बकरी चलकर आती हुई दिखाई दी। वो बिल्कुल गाड़ी के सामने आकर खड़ी हो गई। उसे देख सचिन के रोंगटे खड़े हो गए। उसका चेहरा था कपा रहा था, लेकिन गोविंद उसे गौर से देख रहा था। उस बकरी ने मुड़कर गाड़ी की तरफ देखा। गाड़ी की तेज रोशनी में उसकी आंखें चमक रही थी और फिर वो बकरी वहां से आगे निकल गई। इतनी सी हरकत से भी सचिन के शरीर में सनसनाहट सी दौड़ गई। वो गाड़ी में ही बैठा रहा। तब गोविंद ने सचिन से कहा, अबे वो तो बस एक बकरी है, इतना क्यों डर रहा? सचिन घबराते हुए बोला, नहीं वो बकरी नहीं थी, कोई और ही था।
यहाँ की चीजें हमें जैसी नजर आती है वैसी नहीं होती। यहाँ चीजें अपनी आंखों में भ्रम पैदा करती हैं। जब तक उनकी आंखों में नहीं देखती ना, तब तक वो हमें कुछ नहीं कर सकती। लेकिन मैंने उस बकरी की आंखों में देख लिया है गोविंद। ये भी अभी चल यहाँ से, प्लीज प्लीज मेरी बात मान ले। लेकिन गोविंद ने उसकी बात समझने के बजाय उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, अबे ये भूत वूत यहाँ पे कुछ नहीं होता, सब झूठ है। देख बकरियां भी कितने आराम से घूम रही हैं। और इतना बोलकर वो गाड़ी से उतरकर बाहर चला गया। गोविंद आसपास नजर घुमाकर देखा और एक लंबी सांस ली। आसमान में बादल चांद को घेरने लगे थे। थोड़ी बहुत चांद की रोशनी थी, वो भी कम होती जा रही थी। अंधेरा और घना होता हुआ दिखाई दे रहा था। गोविंद को अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ था, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। वहाँ तो किसी भी इंसान का नामो निशान तक नहीं था। ये देखकर वो भी एक पल के लिए चौंक गया। गोविंद ने वहीं आसपास देखते हुए अपने दोस्त को आवाज दी, लेकिन सचिन का कोई जवाब नहीं आया। गोविंदा दोबारा उसे आवाज दी, अब डरना बंद कर, बाहर आजा, देख कितनी ताजी हवा है बाहर। इस बार भी सचिन का कोई जवाब नहीं आया तो गोविंदा झुककर कार के अंदर देखा। सचिन कार में नहीं था। ये देखकर गोविंद डरने की बजाय अपने आप में ही हंसने लगा और वो थोड़ा चिल्लाते हुए बोला, अब मैं इन सब चीजों से डरने वाला नहीं हूँ, जरा बाहर आजा। पर वहाँ सन्नाटे के सिवाय कुछ भी नहीं था। गोविंद ने महसूस किया कि ठंड अचानक से बढ़ने लगी। कि उसने गाड़ी के सभी दरवाजे खोलकर देखा, लेकिन उसका दोस्त अंदर कहीं भी नहीं था। उसने झुककर गाड़ी के नीचे ऊपर सब तरफ देखा, पर वो कहीं नहीं था। और तब गोविंद को ये बात अजीब लगी, क्योंकि इतने कम वक्त में वहाँ से भागकर कहीं भी छुपना नामुमकिन था। और वो इतना तो जानता था कि सचिन डरपोक है, तो वो गाड़ी से निकलकर बाहर जाने की तो वो कभी भी हिम्मत नहीं करेगा। गोविंदा टॉर्च लेकर कार के पास ही खड़े होकर आसपास देखने की कोशिश की। आसपास सन्नाटे के सिवाय कुछ भी नहीं था। और तभी उसी सन्नाटे को चीरते हुए किसी से जोर जोर से चीखने की आवाज गोविंद के कानों पर पड़ी। एक पल के लिए गोविंद का शरीर कांप उठा। एक अजीब सी सनसनाहट उस ठंड में भी उसके शरीर में दौड़ गई। वो अपने आप को लाख समझा रहा कि ये सब झूठ है, लेकिन उस घने सन्नाटे में गूंजती हुई आवाज ने गोविंद को पहली बार अंदर तक डरा दिया था। गोविंद उस आवाज को भली भांति जानता था। वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसके दोस्त सचिन की थी। उस आवाज को सुनकर गोविंद इतना तो समझ चुका था कि वो चीख झूठ मूठ की नहीं है। उस आवाज में दर्द, हक, डर था और मौत का एहसास बैठा था। गोविंद ने अपने आसपास बार बार मुड़ते हुए सचिन को ढूंढने की कोशिश की और तब उसकी नजर खंडहर बनी उस बावड़ी यानी कि कुएं की ओर चली गई। उसने अंदाजा लगाया कि हो न हो आवाज यहीं से आई है, उस बावड़ी के अंदर से। वो बावड़ी एकदम वीरान थी। आसपास ऊकड़ और पत्थरों के टुकड़े चारों तरफ नजर आ रहे थे। गोविंद जल्दी से उस बावड़ी के पास जा रहा, मगर वहां जाते वक्त कोई चीज उसके पैर में घुस गई, जिस वजह से उसका पैर फिसल गया। लेकिन जब उसने नीचे देखा तो पाया कि उसका पैर किसी चीज पर नहीं बल्कि कटे हुए हाथ के कंकाल पर पड़ा है। गोविंद जल्दी से पैर में घुसा हुआ वो अजीब का टुकड़ा निकालकर बाहर फेंक दिया। आज तक उसने भूत प्रेतों की बातों पर कभी भी भरोसा नहीं किया था। आज पहली बार उसे अपने आप पर पछतावा होने लगा था। वो किसी तरह उस बावड़ी के पास पहुंच गया। उसने टॉर्च को कुएं के अंदर मारते हुए देखा, पर वहां अंदर कुछ भी नहीं था। सब सूखा वीरान था। पानी की बूंद तक अंदर नहीं थी। तब से कहीं से दबी हुई आवाज सुनाई दी, जैसे कोई दम घुटकर मर रहा हो। गोविंद ने सामने की तरफ टॉर्च की रोशनी में देखा तो उसे उसका दोस्त सचिन दिखाई पड़ा, जो कि एक बरगद के पेड़ से फांसी से लटक रहा था और वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। वो देख गोविंद अंदर तक टूट गया। वो भागते हुए उसके पास चला गया, इस उम्मीद से कि शायद उसकी सांसें चल रही होंगी। पर जब वो वहां पहुंचा तो उसका शरीर एकदम आंकड़ा हुआ था। पैर नीचे की तरफ मुड़े हुए थे, जीभ बाहर आ चुकी थी और दोनों आंखें ऊपर चढ़ चुकी थी। वो नजारा देख गोविंद अपने दोस्त सचिन के पैरों को पकड़कर रोने लगा, उससे माफी मांगने लगा। और वहीं रातों गोविंद को उसके दोस्त की आवाज सुनाई दी। गोविंद पीछे पलटकर देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने पाया मैं उसका दोस्त सचिन बिल्कुल कार के पास खड़ा था। गोविंदा फिर ऊपर देखा तो उसके हाथ में किसी के पैर नहीं, वो तो बस बरगद के पेड़ की शाखा से लटकती हुई एक बड़ी मोटी जड़ थी। एक पल के लिए उसका दिमाग सुन्न हो गया। उसे समझ नहीं आया कि जो उसने अभी कुछ पल पहले देखा था वो सच था या जो अभी दिखाई दे रहा है वो सच है। गोविंद तेजी से वहां से भागने ही वाला था कि तभी उसे पीछे से एक आवाज आई, तुम यहाँ इस जगह पर आकर अच्छा नहीं किया। गोविंद भागकर गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था कि फिर से वो गाड़ी से कुछ दूरी पर ही रुक गया, क्योंकि गोविंद जिसे अपना दोस्त समझकर जिसकी ओर बढ़ रहा था उसका चेहरा अब गलने लगा था। उसके शरीर का मांस पिघलकर नीचे जमीन पर लटक रहा था और वो इतना खौफनाक दिखाई दे रहा था कि उसे देख रूह तक कांप गई थी। सचिन के रूप में दिखने वाले उस इंसान का रूप भी बदल चुका था। उसका शरीर किसी सूखे आटे की तरह बन चुका था। गोविंद को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि जाऊं तो किस तरफ जाऊं, और तभी वो खौफनाक जैसा दिखने वाला इंसान पिघलते हुए किसी धुएं की तरह हवा में घुल गया। गोविंद की धड़कनें काफी तेज चल रही थी। उसे यहाँ आए हुए बस कुछ वक्त हुआ था और उस जगह ने गोविंद के साथ एक खेल खेलना शुरू कर दिया था। वहां का सन्नाटा ही उस जगह के डर को बयान करने के लिए काफी था। उस खौफनाक इंसान का शरीर हवा में घुल जाते ही गोविंद तेजी से अपना कदम कार की ओर बढ़ाया कि एक बार फिर से उस सन्नाटे के बीच एक भयानक हंसी की आवाज गूंजने लगी थी। मानो वो जगह घनी अंधेरी रात गोविंद की हालत देख और उसका घमंड टूटा देख उस पर हंस रही हो, कि मानो वो आवाज उससे कहना चाहती हो ये जगह इंसानों के लिए नहीं है, ऐसे जगह पर कभी कदम भी नहीं रखना चाहिए। गोविंद उस खौफनाक हंसी को सुनते ही दौड़कर अपनी कार के पास चला गया।
उसने एक बार फिर से कार के अंदर देखा, पर सचिन अभी वहाँ मौजूद नहीं था। वो डर के मारे हाँफते हुए कार के अंदर बैठ गया। उसका दिमाग घूम चुका था। एक मन कह रहा था कि यहाँ से निकल जाए, तो दूसरा मन उसे समझा रहा था कि तेरी वजह से सचिन यहाँ आया था, तो उसे ऐसी जगह पर अकेले छोड़कर मत जा। उसे ढूंढना और उसे बचाना अब तेरी जिम्मेदारी है। मगर अब की बार गोविंद को जो कुछ भी दिखाई देने वाला था वो उसे अंदर तक झकझोर देने वाला था। वो सचिन के बारे में सोच ही रहा था कि तब उसे बाहर से पायल की आवाज सुनाई देने लगी। वो आवाज बढ़ते बढ़ते अचानक से आनी बंद हो गई। सचिन एकदम शांत होकर अपने दाएं देख रहा था। उस आहट को सुनने की कोशिश कर रहा था। तभी एक धड़ाम की आवाज ऐसे उसका दिल रुक सा गया। कोई भारी चीज जोर से उसकी गाड़ी के ऊपर आ गिरी थी। उसने अपने सर को गाड़ी के अंदर नीचे छुपा लिया। बाहर जाने की उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। गोविंद को फिर से छन छन की आवाज आने लगी, लेकिन इस बार वो आवाज हल्की हल्की सी आ रही थी। गोविंद इतना तो जान चुका था कि ये भी कोई छलावा है, और तब उसे फिर से अपने दोस्त की आवाज सुनाई पड़ी। गोविंद, गोविंद मुझे बचाओ, गोविंद, गोविंद बचा ले मुझे, गोविंद। हिम्मत करके गाड़ी से बाहर निकल पड़ा और दूर छलांग लगाकर उसने गाड़ी के ऊपर देखा। ऊपर एक औरत बैठी हुई थी जिसके हाथ में सचिन का कटा हुआ सिर्फ सर था, और वो डरावनी औरत सचिन के सर को सहला रही थी और सचिन का सर बस चिल्लाए जा रहा था, गोविंद बचा ले मुझे। गोविंद का पूरा शरीर पसीने के मारे तरबतर हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब और क्या देखना बाकी है। सचिन का सर लाल हो चुका था। वो प्रेतनी उसके सर पर खून लगा रही थी और बस चिल्लाए जा रहा था, गोविंद। वो देख डर और खौफ के मारे पीछे पीछे हटने लगा। गोविंद का गला सूख चुका था। आसमान में बादल फटने लगे थे। चांद फिर से नजर आने लगा था। एक हल्की हल्की सफेद रोशनी जमीन पर पड़ रही थी, लेकिन माहौल और भी डरावना होता जा रहा था। गोविंद आज तक कभी ऐसी बुरी ताकतों का सामना नहीं किया था, और अपने घमंड की वजह से ना तो उसने कभी कुछ जानने की कोशिश की थी, तो उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि ऐसी ताकतों का सामना कैसे किया जाता है। वो पीछे हटते हुए वहां से भागने के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उस औरत के हाथ में जो सचिन का सर था, उसके हाव भाव बदलने लगे। पहले वो मासूम था और डर से सिकड़ा हुआ था, तो अब उस कटे सर के चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कुराहट फैलने लगी थी। और फिर से वही हुआ था। उस खोपड़ी का मांस गलने पे गलने लगा। वो देख गोविंद फौरन पीछे की तरफ भागा। गिरते पड़ते अपने आप को संभालते हुए वो बस बिना कुछ सोचे एक अनजान रास्ते पर भागा जा रहा था। भागता हुआ हांफता हुआ वो एक रास्ते पर आकर रुक गया। चांद की रोशनी में होने की वजह से उसे रास्ता दिखाई दे रहा था। उस गांव से बाहर निकलने के सिर्फ दो ही रास्ते थे। एक रास्ता वो था जिस रास्ते से वो कार लेकर गांव के अंदर आया था, और एक बिल्कुल उसके उल्टी दिशा में था। लेकिन वो रास्ता वो जिस जगह पर खड़ा था वहां से काफी दूर था। और इतने घने अंधेरे में औरत प्रॉप चीजों के बीच उसे ढूंढना मतलब मौत को मिलने के बराबर था। उसके अंदर इतनी ताकत भी नहीं थी कि वो देर तक भाग सके। अब रास्ता भी काफी सुनसान था। तब उसे पीछे से दूर कहीं से फिर अपने दोस्त की चीख सुनाई दी, और फिर एक बार उसके मन में अपने दोस्त का ख्याल आया। वो इतना डरा हुआ था कि वो अपने दोस्त के बारे में भूल ही गया था। उसका मन उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। आखिरकार सचिन उसका दोस्त है, और इस वक्त न जाने वो किस हाल में होगा। मैं इसे ऐसे अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ। वो चाह कर भी अपना कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। अब उसे अपने दोस्त की फिक्र सताने लगी थी, और एक बार फिर से हिम्मत कर वो पीछे चला गया। वो पीने से उस बूढ़ी वाले गांव के अंदर जाने के लिए मुड़ा और अपने दोस्त की तलाश में निकल पड़ा। लेकिन उसे पता नहीं था कि ये उसकी सबसे बड़ी भूल हो सकती थी। अपने दोस्त की तलाश में गोविंद एक बार फिर उस बावड़ी के करीब पहुंच गया था। वहीं से थोड़ी दूरी पर उसकी कार खड़ी थी, लेकिन अब कार के पास कोई भी नहीं था। फिर से बिल्कुल वैसा ही माहौल था। सब तरफ एकदम शांत और गहरा सन्नाटा था, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। गोविंद को भले ही ये पता नहीं था कि वो जगह एक छलावा है, लेकिन एक बात को वो समझ चुका था कि उसे किसी भी तरह अपने दोस्त की पहचान करनी है। अब तक उसने जिस जिस चीज को देखा था वो सब एक वहम था। वहाँ की वो बुरी ताकतें उसे अपने जाल में खींचने के लिए कुछ भी कर सकती हैं, कि उसे बस अपने दिमाग पर भरोसा रखना है और डर पर काबू रखना है। तब उसे अपने दोस्त सचिन की बात याद आ गई कि जब तक हम ऐसी खौफनाक चीजों की आंखों में नहीं देखते तब तक वो हमें कुछ नहीं कर सकती। गोविंद ने अपने डर को काबू करते हुए टॉर्च की रोशनी से बावड़ी के अंदर झांक कर देखा। उसने 2-3 बार उसे आवाज भी लगाई कि सचिन, सचिन है, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। उसकी नजर एक बार फिर उसी बरगद के पेड़ की ओर गई, और दूसरे ही पल उसने अपनी नजर हटा ली। उस पेड़ से नीचे झूलती जड़ें लटकते हुए मुर्दों की तरह लग रहे थे। गोविंद फिर से हिम्मत कर गाड़ी की तरफ बढ़ा कि तभी उसे पीछे से एक आवाज आई, गोविंद। वो आवाज बहुत ही शांत थी। उस आवाज को सुन गोविंद ने पीछे मुड़कर देखा तो उससे थोड़ी ही दूरी पर उसका दोस्त सचिन खड़ा था, एकदम शांत और मासूम चेहरे के साथ। गोविंद को अजीब लगा, क्योंकि कुछ वक्त पहले जो इंसान इतना डरा और खौफ में था, वो इतना सब कुछ होने के बावजूद इतना शांत कैसे हो सकता है। उसकी शांत आवाज उसे साफ सुनाई दे रही थी कि गोविंद, तेरे पास बस थोड़ा सा वक्त है कि चांद बादलों से घिरने से पहले तू यहाँ से चला जा, कि यहाँ बहुत ही बुरी ताकतें हैं जिनका तू सामना नहीं कर सकता। गोविंद अपने दोस्त सचिन
की ओर बढ़ने वाला था कि उसने फिर कहा, क्यों नहीं, आगे मत बढ़े, मैं जिंदा नहीं हूँ, मैं तो कब का मर चुका हूँ। कि ये भले ही तुझे झूठ लग रहा हो यार, पर यही सच है। चले जाओ यहाँ से, इस गांव से बाहर निकल जाओ। कि रखना की ताकतें तुम्हें देख रही हैं, कि वो तुम्हारी ताक में छिप कर बैठी हुई हैं, कि चांद के छुपने का इंतजार कर रही हैं। अभी वक्त है, चला जा यहाँ से, चला जा गोविंद। और ऐसा बोलते हुए सचिन की आत्मा धुएं की तरह हवा में घुसती चली गई। गोविंद अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था। वो इस बात को अच्छी तरह से जान चुका था कि अगर वो जल्दी से इस जगह से नहीं निकला तो उसका भी वही हाल होगा जो उसके दोस्त का हुआ था। गोविंद ने एक नजर ऊपर आसमान में देखा। चांद के ऊपर से हल्के हल्के बादल गुजर रहे थे। वो जल्दी से जाकर अपनी कार में बैठ गया। उसे अपने आसपास से हंसने की आवाजें आने लगी, लेकिन गोविंद ने उन आवाजों की तरफ ध्यान नहीं दिया। उसने कार को स्टार्ट किया और कुछ ही देर में वो बावड़ी से उस गांव से दूर निकल गया। काफी दूर जाने के बाद गोविंद ने एक रास्ते पर शांत जगह देखकर गाड़ी को रोक दिया और अपने दोस्त को याद कर गोविंद अकेले जोर जोर से रोने लगा। उसके अगले दिन गांव के लोगों ने सचिन की डेड बॉडी ढूंढने की नाकाम कोशिश की, लेकिन उसकी लाश कहीं नहीं मिली। वो बावड़ी, वो गांव सचिन को निकल चुका था। गोविंद आज भी अपने दोस्त की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराता है और यही सच है। अगर वो ऐसी खौफनाक चीजों से दूर रहता तो शायद उसे आज ये दिन न देखना पड़ता। कि नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्रीनिवास है और मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। ये उस वक्त की बात है जब मैं आंध्र प्रदेश में जॉब करने गया था। तब मेरा एक दोस्त वहाँ मुझसे मिलने आया था और मेरे साथ हुई ये घटना उस दिन की है जब मैं अपने दोस्त सुधाकर के साथ उसे स्टेशन छोड़ने जा रहा था। मेरा दोस्त अब चिट्टू स्टेशन से वापस अपने घर जाने वाला था। हम जिस रिक्शा में बैठे थे उसके ड्राइवर शायद नया था, तो वो हमें स्टेशन ले जाने के बजाय थोड़ा गलत साइड में लेकर चला गया। बातों बातों में हमने तब ज्यादा ध्यान नहीं दिया, सोचा कि किसी दूसरे रास्ते से लेकर जा रहा होगा। लेकिन जब हमने मैप में देखा तो पता चला कि हम स्टेशन जाने के बजाय आगे निकल चुके हैं। तब मैंने ड्राइवर को रिक्शा रोकने को कहा और कहा कि स्टेशन तो यहाँ से पीछे की तरफ दिखाई दे रहा है, आप तो हमें गलत दिशा में लेकर जा रहे हैं। लेकिन मैंने कहा, अरे ठीक है हम चलते। एक आदमी से पूछा कि यहाँ से स्टेशन कितना दूर है, तो उन भाई साहब ने कहा कि बस 5 मिनट। सुधाकर ने फिर मुझसे कहा, रिक्शा से 5 मिनट मतलब चलकर जाएं तो 10 से 15 मिनट, तो चलिए उतर ही जाते हैं और आसपास ही कहीं से सिगरेट लेकर फिर चलते हुए स्टेशन चले जाएंगे। वैसे हमारे पास ज्यादा सामान नहीं था, सुधाकर का बस एक छोटा बैग था, तो मैंने भी मना नहीं किया। मुझे भी सिगरेट की तलब लगी थी। घड़ी में देखा तो उसकी ट्रेन आने में अभी भी आधे घंटे से ऊपर था। तो मैंने ड्राइवर को पैसे दिए और हम वहीं एक दुकान के पास उतर गए। वहीं एक दुकान से सिगरेट ली और एक छोटे रास्ते से होकर स्टेशन की ओर निकल पड़े। थोड़ा आगे जाते ही हमें स्टेशन की ओर जाती हुई पटरियां दिखाई दी, तो मैंने सुधाकर से कहा कि चल पटरियों से होकर जाते हैं कि सीधे स्टेशन पहुंच जाएंगे। तब शाम हो गई थी, लेकिन इतना अंधेरा नहीं था कि कुछ भी दिखाई ना दे। सुधाकर ने सिगरेट सुलगाई और हम बातें कर दो पटरियों के बीच से जाने लगे। कुछ थोड़ा दूर ही गए थे कि मुझे एक आदमी पटरियों से होते हुए हमारी ओर आता हुआ दिखाई दिया, लेकिन ये एक नॉर्मल बात लग रही थी, तो मैंने उसकी ओर इतना ध्यान नहीं दिया। फिर कुछ कदम चलने के बाद सुधाकर अपनी जगह पर ही रुक गया और मुझे रोकते हुए बोला, रुक रुक, अभी मैंने एक आदमी को सामने से आते हुए देखा था, अचानक कहाँ गया वो? मैंने भी हैरानी से ये देखते हुए जवाब दिया, अब देखा तो मैंने भी था और पता नहीं कहाँ गायब हो गया। अच्छा जाने दे, शायद हमें वहम होगा। और ऐसा कहकर हम फिर से चलने लगे। हम फिर थोड़ी दूर ही गए थे कि हमने देखा कि वो आदमी जो हमें पटरियों से आता दिखाई दे रहा था, उसी जगह के आसपास बहुत सारा खून नजर आ रहा था। मैंने सुधाकर से कहा, अबे वो देख वहाँ कितना सारा खून है। सुधाकर ने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, छींटी यार, मुझे मौत का खून देकर मुझे उल्टी आ जाती है। और ऐसा कहकर उसने अपना मुंह फेर लिया। तो मैंने सुधाकर से कहा, चल यहाँ से मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। तब सुधाकर ने मेरी शर्ट को खींचते हुए कहा, अरे मैंने उस आदमी को फिर से देखा, वो हमरे के पीछे छिपकर हमें ही देख रहा है। मैंने सुधाकर के हाथ को पकड़कर आगे खींचते हुए कहा, चल यहाँ से जल्दी से निकल। यहाँ से हम दोनों तेजी से चलने लगे, पर कुछ दूर जाने पर मुझे भी आगे हमके पीछे वो आदमी दिखाई दिया जो एक इलेक्ट्रिक पोल के पीछे छुपकर हमें देख रहा था। तब मैं उसका आधा ही चेहरा देख पाया। उसकी एक आंख एकदम लाल थी। उसे देख मैं तेज से चलने लगा, पर आगे जाने के बाद मैंने महसूस किया कि सुधाकर मेरे पीछे नहीं है। मैंने मुड़कर देखा तो सुधाकर पीछे पटरियों के बीच पड़ा हुआ था। मैंने अपने आप ही कहा, अबे अब इसे क्या हो गया? मैं दौड़कर उसके पास चला गया तो वो किसी मुर्दे की तरह बेसुध पड़ा हुआ था। उसमें कोई हलचल नहीं थी और न ही वो सांस ले रहा था। मैं उसे जोर जोर से हिलाने लगा, सुधाकर हो यार, क्या कर रहा है तू? नाटक मत कर, चल यहाँ से। मैंने उसके हाथ को पकड़कर उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर किसी मुर्दे की तरह अकड़ा हुआ था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसे सच में कुछ हुआ है या वो नाटक कर रहा है। तभी मुझे दूर से एक ट्रेन आती दिखाई दी। मैं उसे जोर जोर से खींचने लगा, लेकिन उसे खींच भी नहीं पा रहा था। ट्रेन और नजदीक आ रही थी और सुधाकर में कोई हलचल नहीं थी। मैं चीखते हुए उसे बस उठाने की नाकाम कोशिश कर रहा था और ट्रेन हमें और नजदीक आती जा रही थी। आखिरकार हमसे बस 200 या 300 मीटर की दूरी पर होगी। मैं हार कर वहाँ से हटने ही वाला था कि तभी उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने देखा कि सुधाकर ने मेरे हाथ को कसकर पकड़ रखा था, इतना कि मैं अपनी जगह से हिल तक नहीं पा रहा था। मैंने चिल्लाते हुए उसे कहा, सुधाकर तू पागल तो नहीं हो गया? क्या कर रहा है? और उसी वक्त उसने अपनी आंखें खोली। वो एकदम लाल चमक रही थी और मौत के डर से मेरे पूरे शरीर में एक सनसनाहट सी दौड़ गई। वो आंखें उसी आदमी के जैसी थी जिसे मैंने हमले के पीछे खड़ा देखा था। पर ट्रेन हमारी बहुत करीब आ चुकी थी। बस कुछ ही पल में वो मुझे और उस आदमी को रौंद कर आगे निकल जाएगी कि तभी किसी ने मुझे जोर से लात मारी और मैं दूसरी तरफ जा गिरा। उसके बाद मुझे बस ट्रेन की आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ सेकंड में ट्रेन वहां से गुजर गई। मैंने आसपास देखा तो वहां मेरी बगल में सुधाकर पड़ा हुआ था और उसकी सांसें तेज चल रही थी। मैं जिंदा बच गया था। तभी सुधाकर ने कसकर मुझे एक
जोर का थप्पड़ मारा। पागल हो गया था कि तू? कितनी आवाजें दी मैंने तुझे, सुनाई नहीं देता? अब मैं नहीं आता तो अब मुड़ जाता तू। मैंने हैरान होकर कहा, मैं तो तुझे बचाने था। तो सुधाकर ने फिर से मुझे मार देते हुए कहा, है अब मैं तो तेरे आगे चल रहा था। अच्छा हुआ पीछे मुड़कर देखा, तू पटरियों के बीच ऐसे खड़ा था जैसे मरना चाहता हो। तब मुझे थोड़ा शक हुआ कि मैंने जिसे देखा था वो सुधाकर नहीं था, बल्कि सुधाकर की शक्ल में वो शैतान था जो हमें कुछ दिन पहले नजर आया था और वो मुझे मारना चाहता था। इस अनुभव के बाद हम दोनों स्टेशन चले गए। तब मैंने सुधाकर को बताया कि मैंने ऐसा क्यों किया था, और उसके बाद वहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि वो स्टेशन भूतिया स्टेशन के नाम से मशहूर है। वहाँ अक्सर लोगों को अजीब अजीब से अनुभव आते हैं। उसके बाद मैंने न तो स्टेशन पर और न ही उस स्टेशन की पटरियों पर जाने की कभी हिम्मत की।